You have recently joined Chiffon Limited as finance manager. Page 552. Page 552. You have recently joined Chiffon Limited as a finance manager. The CFO asked you to perform the ratio analysis of CL's financial statement for 2024 and compare the results with those of last year. अच्छा, हमारे ही last year से comparison करना है. पीपी 1450, इन्वेंट्री 590, डेटर 280. थोड़ा सा फिगर्स वैसे पढ़ लिया करें इस टॉपिक में. बैंक 45, शेयर कैपिटल 650, रिटेन्ड अर्निंग 925. डेट इक्विटी को जरा देख लिया करें कि इक्विटी कितनी डाली हुई है हमने बिजनेस में और डेट कितना है. डेट इक्विटी रेशियो एक होती है ना, वैसे जरा नजर मार लिया करें. ये हाईली गियर्ड नहीं है कंपनी, क्योंकि इक्विटी अच्छी खासी है और गियरिंग इसकी कम है. इसको जरा हमेशा ही नजर मार लिया करें. बाकी चीजों से इतना ज्यादा चीजें नहीं पता चलती, लेकिन ये चीज ना फेस से असल में पता चल जाती है. ये चीज फेस से पता चल जाती है. और यही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि एवरेज नहीं ले सकता मैं, एवरेज नहीं ले सकता. ठीक है जी. तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी है. अच्छा, वैसे बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? अगला पार्ट शुरू हो गया है ना. बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें होती हैं रेशोज निकालने के लिए? हमारी जो पहले वाली रेशोज थी ना, वो थी जीपी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंस. उसमें एक रेशो सबसे आखिर में थी, वो थी सेल डिवाइडेड बाय. तो सेल को इससे डिवाइड करें तो एक रेशो निकलती होती है. तो बैलेंस शीट में ये फिगर बड़ी क्रिटिकल है. अब चीजों पास्ट पेपर को सॉल्व करने के तरीके सुनने चाहिए. तो बैलेंस शीट में ये चीज क्रिटिकल होती है, क्योंकि ये किसी रेशो में जानी है. उसके बाद अगला इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज. उसमें क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल. उसमें पीबीआईटी को इसी से डिवाइड करते हैं. तो दिस इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड. मेरा दिल चाह रहा था एवरेज लेता, लेकिन क्या करूं. और आगे रिटर्न ऑन इक्विटी में फिर ये हमारी उंगलियां ऐसे हो जाती हैं, रिटर्न ऑन, और उधर पेट लेते पैट माइनस रिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है. अगला रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन. ये फिगर भी बड़ी क्रिटिकल होती है. और रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स 1450. और उसके बाद वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल में डेटर डेज में मुझे डेटर्स तो चाहिए होंगे एवरेज, और मुझे साथ क्रेडिट सेल चाहिए होगी. अगर सवाल में लग दी हो क्रेडिट सेल चाहिए होगी. क्रेडिटर डेज के लिए ये चाहिए होंगे. और परचेजेस, ठीक है, परचेज चाहिए. और आगे क्या? इन्वेंट्री डेज के लिए मुझे क्या चाहिए? इन्वेंट्री चाहिए और कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए. और उसके बाद अगली रेशियोज कौन सी? टर्नओवर नहीं, लिक्विडिटी रेशियोज में करंट एसेट्स, उंगली देखिए मेरी, करंट एसेट्स कितने पड़े हैं करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए. और अगर आपने क्विक एसेट्स देखने हैं तो इन्वेंट्री को माइनस कर दें. करंट एसेट्स माइनस करंट लाया, ऑलमोस्ट सारी रेशियोज डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. और गियरिंग रेशियो में बस फिर इसी को इससे कर लीजिएगा. और इंटरेस्ट कवर, वो तो नीचे जाके पता चलेगा. इंटरेस्ट कवर, शुरू वाली जो 3-4 रेशियोज थी वो तो यहां से निकल सकती हैं, लेकिन अब सवाल ने मांगी कौन सी हैं? सिर्फ सवाल ने मांगी हैं की रेशियोज फॉर पिछला साल दे दी हैं, और रिक्वायर्ड है कंप्यूट रेशियोज फॉर ओवर ईयर इन कंपैरिजन विद 2023. तो कंपैरिजन फिर डालिएगा पेपर में. कीपिंग इन व्यू द सीएफओ स्पीच, प्रोवाइड रीजंस. अच्छा, रीजंस छोड़े, पहले इजी मार्क्स ले लें 6 नंबर के. ये 6 नंबर्स तो ले लेना, 6 नंबर्स तो ले लें. ओके, चलिए कैलकुलेटर पकड़े ताकि इजी वाला काम पहले खत्म करें. मुझे बताएं, सबसे पहली रेशो का नाम उसने क्या रखा है? डेटर टर्नओवर. रेशो 2024. डेटा टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल ओवर एवरेज डेटर्स. चलें जी, इसको 365 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता. सेल ओवर
डेटर्स। आपको याद है छोटा सा हम लिखते जाते हैं मोर बेटर। कैसे, जरा लॉजिक देखें, मोर बेटर कैसे थे, इधर देखें, इधर देखें एक सवाल, सेल डिवाइडेड बाय डेटर, बिजनेस ए बिजनेस बी, बिजनेस ए ने 100 रुपए की सेल करके 5 रुपए के डेटर रह गए हैं और बिजनेस बी की 100 रुपए की सेल करके अभी तक 30 रुपए के डेटर हैं। अब टाइम्स निकालें, टाइम्स 20 टाइम्स 3 अच्छा वैसे मुझे बता दे कौन सा बिजनेस आपको लग रहा है जो डेटर से पैसे नहीं ले पा रहा? बी लग रहा है आपको डेटर से पैसे नहीं ले पा रहा, और ए जल्दी जल्दी डेटर से पैसे ले पा रहा है। तो कौन सा बिजनेस देखने में अच्छा है? इसलिए मैंने आपको कहा था, ये लॉजिक्स मैंने जब आपको लिखवाई थी तो मैंने कहा था डेटर टर्नओवर ज्यादा होगा तो अच्छी बात है, डेटा टर्नओवर ज्यादा होगा तो। वैसे इसकी ज्यादा अच्छी इंटरप्रिटेशन ना डेज से होती है, लेकिन टर्नओवर वो इसलिए पूछता है कि ये थोड़ा सा सोचने वाला काम होता है। डेज वाला काम बड़ा आसान होता है, 12 दिन में पैसे दे गए, 15 दिन में दे गए, यार 12 दिन में दे देना ये अच्छी बात है, तो डेज से ज्यादा अच्छा समझ आता है। लेकिन टर्नओवर में याद रख लें मोर द बेटर। फिलहाल चले हमारे साल के तो बताएं ना, सेल ओवर डेटर। तसल्ली से कितने लोगों ने अच्छे तरीके से जाके रेशोस के सारे सफे पढ़े थे? जरा हाथ खड़ा करें, अपने हाथ से लिखे हुए पढ़े थे? बाकी लोगों ने नहीं पढ़े थे? कितने लोग आज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह? चले मेहरबानी। कितने लोग आज भी नहीं पढ़ेंगे? अच्छा, सेल बोलें कितनी है? 2600। इसलिए हम साथ साथ रिवाइज करवा रहे हैं। डेटर्स नहीं, डेटर एवरेज लेने होते हैं, लिखा करें। डेटर एवरेज अवेलेबल नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है जी। नहीं नहीं, इसका कंपैरिजन लिख जाओ ना, 23 टाइम्स। अच्छा वैसे उनकी स्पीच के बाद कुछ हमने कंक्लूजन देने, लेकिन मैं वैसे ही जरा आपसे पूछ रहा हूं कंक्लूजन, स्लो रिकवरी या बेटर रिकवरी? पुत्र डेज से पता चल जाता होता है ये, लेकिन इससे पता चलाना जो है वो जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लोग ये रूल समझ लें कि अगर जिस साल रेशो ज्यादा आई है वो ज्यादा अच्छा साल था और ये वाला साल बुरा है, अगर ये बात तंग करे और भूल जाए कि स्लो रिकवरी या बेटर रिकवरी, तो एक झटका तरीका बताएं पेपर में 5 सेकंड में जिससे पता चल जाए स्लो या बैड रिकवरी, क्योंकि टाइम से नहीं पता चलती चीजें इतनी अच्छी। एक्सेलेंट। 280 डिवाइडेड बाय 2600 इंटू 365। इसको डेज में बदल के देख लो, डेज में कितने डेज में देके जा रहे हैं? 39 डेज, ठीक है जी। अच्छा, अब 23 टाइम्स को मैं कैसे बदलूं डेज में? नहीं, फॉर्मूला बनवाए ना, फॉर्मूला बनवाए। तो बोलो बोलो, 360 ओवर 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 डेटा टर्नओवर, बोलो 23 कितने डेज? 16। भाई ये दूसरी चीज क्या कराई है बच्चों ने, किसी को समझ आई है? वो इस साल की कैलकुलेशन जरा करके देख लो। 365 डिवाइडेड बाय 9 करो, 365 डिवाइडेड बाय 9, 365 डिवाइडेड बाय 9 40 आ गया। अच्छा चलें एक काम करते हैं आज, छोड़ें छोड़ छोड़ छोड़, एक काम करते हैं आज, ये हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम छोटा सा करके इसको लिखते हैं 1A करके आज हम डेज में बदलना सीखते हैं। इसको डेज में बदलना सीखते हैं। डेज में बदलने के लिए हमने फॉर्मूला भी क्या बनाया जबरदस्ती, 360 डिवाइडेड बाय 9.3, 39 डेज में डेटर पैसे देके जा रहे हैं। और इधर 365 डिवाइडेड बाय
23, 16 डेज में डेटर पैसे देके जा रहे हैं। अब मुझे बताएं हमारी रिकवरी स्लो हो गई है या हमारी रिकवरी बेटर हो गई है? बजाहिर स्लो हो गई है, लेकिन क्रेडिट टर्म से अगर उसने दी भी वो अलग बहस है। मैं तो अभी आपके समझने के लिए ये कॉलम डाला है। कंक्लूजन फिलहाल हमारा नजर पड़ती क्या होना चाहिए, अगर आपने उन सारे सफ़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, कंक्लूजन हमारा क्या होना चाहिए? द रिकवरी। और अगर सवाल में नीचे वाली स्पीच ना दी होती और आपसे कहता कि बताओ जरा क्या हालात हैं दोनों सालों के, तो आप कहते द रिकवरी इन दिस ईयर दैट इज 2024 इज स्लो देन रिकवरी इन 2023। और कंक्लूजन में बेशक लिख दीजिएगा बिकॉज इट इज टेकिंग मोर डेज टू रिकवर। ये निकाले बगैर भी बेशक लिख दीजिएगा, ये ज्यादा दिन रफ वर्किंग में ये निकाल दीजिएगा। चलें जी, बोलें। रिकवरी इन 24 इज स्लो एज कंपेयर टू, आप लोग लिख ही लेंगे इतना तो मुझे पता है। रिकवरी इन 24 इज स्लो। चलो जी, आज एक नई बला हमने सीखी। टाइम्स को किस में बदले ताकि कंक्लूजन निकालना आसान हो जाए। ये 5 से 10 सेकंड का काम हुआ करेगा। 365 डिवाइड बाय टाइम्स। चलें जी, इसको काटें। चलें, लिखा रहने दे, रफ ही है। अगली रेशो बताएं जी। इन्वेंट्री, ओ तेरी खैर, ये भी स्यापा प्रोग्राम। टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर। जी, इन्वेंट्री टर्नओवर बोले। एवरेज इन्वेंट्री। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल? व्हाट इज इन्वेंट्री क्लोजिंग? 5, मजबूरी में बस ले लें, इज इक्वल टू 3.3 टाइम्स। और इधर 6 टाइम्स। यार इसमें ना वैसे उर्दू में लिख लें इस साइड पे, पिछले साल 6 दफ़ा शेल्फ खाली हो रही थी, इस साल 3 दफ़ा। अगर इस तरह याद कर लें तो वो जो रेड मार्कर वाली चीज़ें हैं शायद वो भी ना करनी पड़े। ये वाला टाइम्स आसान है, ये समझ आ जाता है टाइम से ही। पिछले साल कितनी दफ़ा शेल्फ खाली हो रही थी? 6 दफ़ा। ज़्यादा अच्छी ज़बरदस्त था साल। और इस साल इन्वेंट्री स्लो मूव करने लग गई है। कितनी दफ़ा में शेल्फ खाली, कितनी दफ़ा सिर्फ शेल्फ खाली हुई? अब एक सादा से बंदे के, आप साल को छोड़ दें, दिन का लें। दिन में एक बंदा उतनी माल्टे लाया, 6 दफ़ा शेल्फ खाली की, और दूसरा बेचारा 3 दफ़ा शेल्फ खाली की। या बोरियां पड़ी हुई थी, 6 बोरियां इस्तेमाल की, एक ने हर बोरी अलग अलग डालता था और ख़त्म करता था। इसने 6 दफ़ा शेल्फ इस्तेमाल की, उसने 3 दफ़ा। बताएं अब किस साल बिजनेस स्लो हो गया इन्वेंट्री का? हमारे साथ। उर्दू में यहां लिख लें, वी वर, बोले ना, वी वर सेलिंग इन्वेंट्री क्विक इन प्रीवियस ईयर। और अगर इस साल लिखना है तो क्या लिखेंगे? वी आर सेलिंग इन्वेंट्री स्लो लिखें, क्या लिखें? वी आर सेलिंग इन्वेंट्री, वी आर सेलिंग आवर इन्वेंट्रीज, वी आर सेलिंग इन्वेंट्री नहीं, फिक्रा बनवाएं प्लीज। चैलेंज ये फिक्रे ही इसी तरह तो मेहनत करके बनेंगे। इन्वेंट्री टाइम्स, बोले इन्वेंट्री टाइम्स इज लेस, इन्वेंट्री टाइम्स इज लेस इन 2024, सो आवर मूवमेंट इन इन्वेंट्री इज स्लो। इस तरह लिख लें, आवर मूवमेंट इन इन्वेंट्री इज स्लो। हमारी इन्वेंट्री स्लोली मूव कर रही है। our inventory movement is slow। ये तो फिक्र खुद सही कर ही लेना। ओके, अच्छा डेज में अगर कन्वर्ट करना है, 365 डिवाइडेड बाय 3.3 जी, 110 डेज।
365 डिवाइड बाई 6। आप बताएं पिछले साल कितने दिनों में स्टॉक आने के बाद निकल जाता था रेडी से, अब रेडी पे कितने दिन पड़ा रहता है? तो हालात तो माड़े हो गए हैं बिजनेस के। इस तरह अगर किसी ने रेड मार्कर से लिखने तो जरूर लिखे, यहां से ज्यादा अच्छा समझ आता है। पहले स्टॉक 61 डेज में निकलता था, अब पता नहीं स्पीच में क्या है। स्पीच में अब तो मैं बहुत मुजस्सिस हो गया हूँ स्पीच पढ़ने के बारे में। कंपनी तो ना, कंपनी के डेटर आप जल्दी पैसे दे रहे हैं और कंपनी की इन्वेंट्री भी पाइल अप होती जा रही है। इतनी जल्दी नहीं निकल रही जितनी तेजी से पिछले साल निकल रही थी इन्वेंट्री। ये तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो स्पीच के बगैर हमें पता होनी चाहिए कंपनी बेटर जा रही है या नहीं। यानी हर रेशो का हमें इतना तो पता होना चाहिए, द लोअर द बेटर या हायर द बेटर। ये तो भी वो वाली बहस है, स्पीच से लिंक करना तो बात की बात है चीजें। चलें जी आगे चलें। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बोलें जी। उन्हें नहीं, फार्मूला भी पता है आपको, छोड़िए फार्मूला पेपर में लिख लीजिएगा जी। 650 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। पिछले साल 30%। 2024 इज बेटर या 2023 वॉज बेटर? 2023 वॉज बेटर। Because for every 100 of sale we were earning 30, but now for every 100 of sale we are earning gross profit of only 25. That's why 2023 was better. जी आगे बोलें। नेट प्रॉफिट कितने? डिवाइडेड बाय 2600 इंटू 100 छोड़ा करो बस ठीक। 18.9%। ये कौन सी रेशोज पे की साइड पे चला गया है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की साइड पे चला गया। और पहली दो कौन सी थी? वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशोज। अगेन इसी तरह 2023 वॉज बेटर। आगे बोलें। इंटरेस्ट कवर रेशो। आप देखें हमारा पीबीआईटी इसका ओहो गिवन नहीं है, चलें फिर निकाल लेते हैं। पीबीआईटी it is PAT, 190 is PAT. In PAT if I add back tax and नहीं, ऊपर से भी चल सकते हैं। 650 माइनस 410 जमा 50 अदर इनकम डालेंगे, फिर अदर इनकम डालेंगे। असल में पैट में, असल में पीबीआईटी ये फिगर है, यहां पे मार्कर चाहे पेन रखा हुआ है पीबीआईटी। तो बताएं पीबीआईटी कितना निकला? 190 प्लस ओ 200 ना 290। पीबीआईटी ऊपर रखना है, इंटरेस्ट नीचे रखना है 40। हमारा प्रॉफिट 7 गुना भी इंटरेस्ट दे सकता था। अगर इंटरेस्ट इससे 7 गुना ज्यादा भी होता तो हमारा प्रॉफिट दे सकता था। और पिछले साल 12 पिछले साल हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट देने के ज्यादा काबिल था। शायद हो सकता है इस साल हमने लोन ले लिया हूं, पता नहीं। It was better in 2023. It was better in 2023 because, चलिए लिखा क्या बातें, because 12 rupees were available for paying 1 rupees interest, because ये लिख लिया करें, फिर ये पेपर में इस तरह की बातें लिखनी पड़ेंगी तो स्यापा हो जाएगा। Because 12 rupees were available for paying 1 rupee interest. मेरे तो ख्याल से आगे लिखते हैं, बट इट्स स्टिल बेटर इन 2024 बिकॉज स्टिल वी हैव 7 रुपीज। कोई इतना बुरा तो हालात नहीं हो गए, लेकिन अगले साल लिख लें। बट इन 23 वी हैव ओनली 7 रुपीज टू पे 1 rupee of interest. We have 7 rupees available to pay 1 rupee of interest. जी आगे चलें। करंट
रेशो, करंट रेशो या क्विक, ये भी बता दें जरा। करंट रेशो, करंट एसेट्स को कैलकुलेटर पे जरा जमा करें। सॉल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है, अगर किसी को मसला है सॉल्यूशन में तो हुआ हुआ है। करंट एसेट्स को जमा करें। हमारा सवाल कितनी बड़ी नेमत था, सब टोटल हुए हुए थे। और करंट लाइबिलिटीज को जमा करें। 200, 915 और सब टोटल होना कितनी बड़ी नेमत है। हाइब्रिड में फोन सुन के आना भी एक। अच्छा जी, बोलें करंट एसेट्स कितने? 915 डिवाइडेड बाय 400। इसको इस तरह लिखते होते हैं 1.9:1 फॉर पेइंग ₹1 ऑफ करंट लाइबिलिटी। बार बार बोलें, वी हैव 1.9 रुपीज अवेलेबल इन करंट एसेट। सीम्स टू बी एन आइडियल रेशो, जबरदस्त। बट पिछले साल 1. अब कमेंट क्या करने, दोनों साल ही ठीक है, मतलब ये कि ठीक है 1.3 अवेलेबल है, या लिखना है तो लिख लें। इन 2024 वी आर इन अ बेटर पोजीशन। लेकिन अगर 1.9 की जगह 7-8 आता ना तो बेटर पोजीशन नहीं थी। फिर मैंने कहा था कि आप ओवर इन्वेस्टमेंट आपने कर दी है करंट एसेट में। 1.9 की जगह अगर 7-8 आता, लेकिन अभी आप लिख सकते हैं इन 2024 वी आर इन अ बेटर पोजीशन to pay our current liabilities from current assets. In 2024 we are in a better position to pay our current liabilities from our current assets. Okay, आगे gearing ratio, loan over लॉन्ग। अच्छा, अब उसने पता नहीं कैसे निकाली है, उसने को बताया मैंने कैसे निकाली है। ये तो स्यापा है ना वैसे। चलें आप फिर पहले वाला तरीका ही चला लें, ये मुनासिब नहीं है तरीका वैसे। लॉन्ग टर्म नहीं, फिर पहले वाला चला लो। लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय, या इक्विटी डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म लोन। सोचें क्या था, लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय। ये जरा ध्यान से लेना, इसमें आरई भी लेनी होती है, इसमें आरई भी लेनी होती है। 650 प्लस 925 जी, ये किस में आती है? ये उसने असल में रेशो में लिखी हुई है ना, तो अब हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो इस टू में निकालें। मतलब कितने परसेंट आ रही है ये बता दें। 5:95। अब आप हजरात इस पे क्या एलसीएम लेते थे, एचसीएम लेते थे, क्या लेते थे? कैलकुलेटर वैसे ही बता देता है। वो कैसे बता रहा है? तरीका बताओ इसको, बच्चों को तरीका बताएं। अच्छा बताएं जवाब क्या है? 19:81, 4:21 इस तरह आ रही है। ओके, 4:, और पिछले साल की 5:95। क्या चीज? क्या किस उसने ना, उसने पता क्या किया है, उसने 5:95, 5:95 का ये मतलब है कि इसको उसने 100 किया है, और इसमें से उसने बता दिए 5 ये है और 95 ये है। उसने इस तरह लिखा है, देखें क्या लिखा हुआ है, 5:95। लेकिन ये पिछले साल का था, ये पिछले साल का था। करके देखते हैं, पिछले साल की फिगर्स नहीं अवेलेबल, पिछले साल की फिगर्स नहीं अवेलेबल, लेकिन इस तरह लिखें
पिछले साल था 95 और 5। अब जरा इस साल निकाल के देखें कैसे निकलेगा, इस साल निकाल के देखें कैसे निकलेगा। टोटल बताएं, टोटल बताएं, टोटल टोटल पहले बताओ, टोटल बताओ, नहीं फिगर बताओ ना, फिगर बताओ, ये फिगर तो बता दो ना पहले। 15,300। अब बता दें कैसे निकालेंगे 95:5 अगर निकालना है। 1575 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू, नहीं, जवाब बताओ। 80, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं आप लोग, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 300 डिवाइडेड बाय 1875, 16। अब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 84 इज टू 16, 84 इज टू 16। कुछ समझ आई? असल में ना उसने 5 + 95 किया था, 5 + 95, 5 + 95 मीन्स के इक्विटी और लोन को जमा किया। जब इक्विटी और लोन को जमा किया तो ये बन गया 100। 5 + 95 बन गया 100। 100 है कैपिटल एम्प्लॉयड, 100 में से 5 लोन और बाकी इक्विटी। अब पिछले साल का डेटा तो इस तरह था 5 और 95, यानी 100 को स्प्लिट करके ये। इस साल हमने कैसे किया? इस साल हमने ये किया कि ये हमारा लोन है और ये हमारी इक्विटी है। अब 1575 को अगर मैं डिवाइड करूं पूरे से तो पता चल जाएगा 84% इसमें इक्विटी है और बाकी इसमें लोन है। 84 मतलब ये कि वो जो ये वाला निकाला था, ये जो 4:21 वो भी यही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 4:21 भी कहते हैं वही आ रहा है। अच्छा क्या निकला है बोले आप? वही 16 is to 84। हर 100 में से 16% क्या है? लोन, और 100 में से 84% क्या है? इक्विटी। लिख लें जरा कैलकुलेशन इस तरह, यही सवाल के फेस पे जाके लिख लें। हाँ, क्योंकि वो ना इनका बिल्कुल सही है भाई, ये इससे फिर नहीं आ रहा होगा ये बराबर। हाँ, इससे फिर ये नहीं आ रहा होगा, इस फॉर्मूले से नहीं आ रहा होगा फिर। मतलब इस तरह शायद करना पड़ा हो, लॉन्ग टर्म लोन, फिर जवाब आएगा 16, फिर जवाब आएगा 16। असल में ना पता है मसला क्या है, पिछली क्लास में हमने सिर्फ 16 निकाला है। 100 - 16 इक्विटी 84 है, ये कहीं लिखा नहीं क्लास में, तो यहां से फिर मसला क्रिएट हो रहा है। अब अगर वो परसेंटेज उसने हमने निकालना सीखे परसेंटेज में, हमने निकालना सीखे परसेंटेज में, और उसने निकाल अगर आप इसको परसेंटेज में करते हैं तो फिर 5 और 95, 5 को आप ऊपर रखें 95 को नीचे रखें तो फिर एक परसेंटेज टाइप भी निकल सकती है, तो परसेंटेज में फिर जाने की जरूरत नहीं है। चलें इसकी ना कल कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको अभी होल्ड पे डाल दें, प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी सवाल को खत्म करने की तरफ चलें। अच्छा जी मुझे बताएं हमारी इक्विटी कितनी है? पिछले साल कितनी थी? 95 और 5, यानी टोटल कितनी थी? 100। तो इस साल 650 + 925 इज माई इक्विटी एंड 300 इज माई लोन। अब हमने क्लास में जो फॉर्मूला सीखा है, अगर मैंने 300 को पूरा रखना है और इसको 100 और उसमें डिवाइड करना है तो फिर मुझे पूरे को लेना पड़ेगा। तो दैट्स वाई 300 डिवाइडेड बाय पूरा किया तो ये 16 निकल आया, तो बाय डिफॉल्ट बाकी 84 है। ये 84 हमने क्लास में कहीं निकाला नहीं था, हमने इक्विटी को कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिवाइड नहीं किया था, हमने क्लास में लोन डिवाइडेड बाय लोन प्लस इक्विटी। तो मेरे ख्याल से फिर 16 अगर हम निकाल लें तो 16 के साथ फिर ये 84 बैलेंसिंग आ सकता है। चलें नोट
डिटेल्ड, आगे चलें। पहले ये बता दें कंपनी ज्यादा गियर्ड होगी या कम गियर्ड है? हाँ लिख लें, द कंपनी इज मोर गियर्ड नाउ। पहले 95 इक्विटी थी, 5 लोन था, अब 84 इक्विटी है और 16 लोन है। नंबर 8, रिटर्न ऑन एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स? एसेट्स। इसमें पीबीआईटी लेना होता है, पीबीआईटी कहीं निकला हुआ है पहले से, डिवाइडेड बाय 2365 जी 12.3%। और इधर ये तो रामन सी क्वेश्चंस हैं, दिस ईयर इज बेटर देन, यानी कि पिछला ईयर इज बेटर देन दिस ईयर, या दिस ईयर इज नॉट बेटर देन प्रीवियस ईयर। रिटर्न कम आया है, 12% आया सिर्फ, और पिछले साल एसेट्स ने कितना कमा के दिया था? फॉर एवरी ₹100 of assets we were earning 17, but now for every ₹100 of assets we are earning 12। चलें आगे, बस आखिरी थी ये, चलें लिखें। फॉर एवरी ₹100 of asset we were earning 17, but now we are earning 12। So 2023 was a better year। लेकिन अब ये सारी डिस्कशन प्लीज काट दें, बिकॉज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि किस साल हमने किस रेशो में अच्छा परफॉर्म किया है। डिस्कशन ये है ही नहीं, डिस्कशन कुछ और है। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें क्या है? CFO मतलब क्या CFO में क्या CEO मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ है? किधर है वो रेशोस, किधर है? इधर इधर किधर है रेशोस? Keeping in view CEO speech, provide possible reason for variations। अच्छा बता दीजिए क्या आई थी इधर? 9.3, 3.3, 7 point 12.3%। Keeping in view CEO speech, provide reasons for variations। You are not supposed to comment which is good, which is not। Keeping in view the CEO's speech, provide reason for variation। reason for variation, reason for variation। अब असल में हमने ये काम करना है। क्या खुला हुआ था? IS 28 खुला हुआ था, उसमें जाके हमने कर दिया था। ये किधर है IS 28? ये अच्छा, हमने अब इधर कॉलम डालना है क्या? ये तो पेपर में पहले प्लान करना था ना, रीजंस फॉर वेरिएशन। असल में ICAP कहता तो यही है कि पार्ट बी अगले सफ़े पे किया करें, लेकिन ICAP ने भी पार्ट बी उधर ही घुसाया हुआ है। लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर ये था कि रीजंस ऑफ वेरिएशन लिख के और बस ये हेडिंग दे देते, डेटा टर्नओवर, फिर रीजन इधर बता देते। तो इस तरह भी कर सकते थे आप लोग, लेकिन हम अभी सामने कर रहे हैं। आप लोग अगले सफ़े पे करें पार्ट बी, मैं तो इधर सामने ही करूंगा, आप पार्ट बी, रीजंस फॉर वेरिएशन। ओके। An annual employees gathering was held the same day। एक एनुअल एम्प्लॉय गैदरिंग हुई है सेम डे को, in which chief executive officer delivered the following speech, which have gave you an idea of operation of CL during the year। The year 2024 has been about building a foundation for long-term dominance,
ये साल ऐसा था जब हम लॉन्ग टर्म डोमिनेंस शो करना चाहते हैं। डोमिनो पिज्जाज खोल, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड 3 फ्लैगशिप स्टोर्स इन मेजर सिटीज। इससे पहले ये नहीं थे, अब हमने इनको खोल लिया। पता नहीं, हम देखते हैं कि इसकी वजह से रेंट एक्सपेंस बढ़ा या नई बिल्डिंग्स खरीदी, वो देख लेते हैं। वैसे आमतौर पर अगर ना लिखा हुआ तो बिल्डिंग्स ही खरीदी होंगी, रेंट पे तो नहीं ली होंगी। बस सवाल बता देगा, नहीं बताया तो फिर शायद बिल्डिंग्स ही खरीदी हों। वी हैव रिसेंटली लॉन्च 3 फ्लैगशिप स्टोर्स इन मेजर सिटीज। नए स्टोर हमने खोले हैं। तो हो सकते पहले से हमारे 15 स्टोर हों मुख्तलिफ शहरों में, अब हमने 3 नए शहरों में, बड़े शहरों में स्टोर खोले हैं, मेजर सिटीज। वी ऑल्सो पार्टनर्ड विद अ लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हमने पार्टनरशिप की है, ऑफरिंग लोअर देन यूजुअल प्राइसेस टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। ये पार्टनरशिप बिजनेस कैपिटल नहीं डलवाया उससे, ये वो पार्टनरशिप नहीं है। We partnered with leading e-commerce platform, दराज, पाक व्हील्स, अगर हमारा गाड़ियों का काम है, उस अली बाबा, हमने बाबा उसमें हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एक पार्टनरशिप की है, जिसमें हमने उधर जो चीजें चढ़ाएंगे उनकी वेबसाइट पे, उसमें हम न्यू कस्टमर्स को क्या दिया करेंगे, रेवेन्यू कम किया करेंगे। रेवेन्यू कम हो जाएगा, रेवेन्यू lower than usual prices to attract new customer। एक मैंने चीज हाईलाइट कर ली, इस तरह आप लोग भी पेंसिल से कर लीजिएगा। रेवेन्यू में हमने कस्टमर्स को क्या देना है, डिस, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अब इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करेंगे ऊपर चीजों को। These initiatives require spending on promotion and store setups। इसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ी, हाई। इस तरह का अगर आप काम पेपर में करेंगे तो शायद फिर हेल्प हो सके अब जवाब देने में। इसकी वजह से हाई एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ी। These initiatives required significant spending on promotions and store setups, but we view them as investment rather than cost। ये कोई खर्चा नहीं है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट टाइप चीज है हमारी नजर में। अभी तक नहीं बताया उसने कि वो जो 3 हैं उनको हमने खरीदा है फिक्स्ड एसेट या उनको रेंट पे लिया है। तो बेहतर है मेरे ख्याल से आप लोग बस यही समझ लें कि इसमें 3 नई बिल्डिंग्स ऐड हो गई होंगी, इसमें 3 नई बिल्डिंग्स ऐड हो गई। दीज आर इन्वेस्टमेंट नॉट अ कॉस्ट ओनली। तो शायद इस लाइन से आप समझ लें कि उन्होंने बिल्डिंग्स ही बाय की हैं। असल में फिक्स्ड एसेट आगे फिर ये बेस कहीं किसी रेशो में यूज होती है ना। ओके, टू इंश्योर आवर प्रोडक्ट्स नेवर गो आउट ऑफ स्टॉक। स्टॉक के बारे में कुछ बात करने लगा है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक ना हो। लोग आते हैं जी ये दवाई तो जी शॉर्ट हुई भी है, आप दुकान पे जाते हैं, नहीं यार ये समोसा तो भी अवेलेबल नहीं है, अभी तक तो जो है कचौरी बनी है बस। we instructed our production team to maintain high inventory। इन्वेंट्री थोड़ी ज्यादा बना दी है, इन्वेंट्री थोड़ी, ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अभी सवाल में वैसे हमने देखा था इन्वेंट्री को काफी दिन हो गए हैं पड़े हुए, एक जगह लिखा हुआ था, हमने डिसाइड किया था इन्वेंट्री को पता नहीं कितने दिन हो गए हैं पड़े हुए। इन्वेंट्री को पड़े हुए ज्यादा दिन हो गए हैं क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा बना के रख दी है, ताकि कोई भी कस्टमर को हम ये ना कहें भाई इंतजार करो। आउट ऑफ स्टॉक होने से बचने के लिए स्टॉक हमने ज्यादा बना दिया। and extended more flexible payment terms to our top distributor। top distributors हमारे suppliers हैं या हमारे customers हैं? extended more flexible payment terms to our distributor। our distributor को more flexible, enabling them to carry larger volume। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, वो हमारे कस्टमर होते हैं, उन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं लिखा हुआ कि हमने उनसे चीजें ली थी। एक्सटेंडेड टू इंश्योर आवर प्रोडक्ट नेवर गो, वी इंस्ट्रक्टेड आवर प्रोडक्शन टीम टू मेंटेन हायर इन्वेंट्रीज
We extended more flexible payment terms. We extended more flexible payment terms. अगर ये हमारे क्रेडिटर होते तो they extended more flexible payment terms. ये we का लफ्ज साथ मिलेगा। आप बताएं ये कौन से डिस्ट्रीब्यूटर, और वैसे भी बात सेल की चल रही है क्योंकि प्रोडक्ट्स बना के रखी हैं तो आगे इनको क्या करना है, सेल करना है। हमने अपने डेटर्स को कहा कि तुम्हें हम एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स दे रहे हैं, 16 दिन की बजाय वो कितने दिन में पैसे देके जा रहे हैं। हमने उनको कहा पैसे आराम से दे जाया करो। किस वजह से, इनेबलिंग देम टू कैरी, ताकि वो असल में जब आप उसको कहेंगे ना पैसे बाद में भी दे देना तो वो ज्यादा सामान खरीदने को तैयार हो जाएगा। तो इस वजह से दो मकसद थे हमारे, एक मकसद था स्टॉक हमारा मौजूद रहे और दूसरा था स्टॉक ज्यादा खरीदने से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान होने थे, पैसे कहां से लाएं। कस्टमर को रिलैक्स करने के लिए स्टॉक ज्यादा रख दिया और जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमारा सामान अपनी गाड़ियों पे लेके जाना था आगे, उनको ऐसे रिलैक्स कर दिया कि आप पैसे बाद में दे देना। इसका मतलब है कि दो चीजों पे हिट पड़ेगा, एक तो आपकी इन्वेंट्री ज्यादा होगी, एक आपके डेटर ज्यादा होंगे। इस लाइन पढ़ के ये पता चला, हाईलाइट करते जा रहे हैं हम चीजें, समझ आ गई बात। डेटर क्यों ज्यादा बढ़ेंगे, उनको टाइम ज्यादा दे दिया तो ज्यादा दिनों बाद पैसे देंगे, और उसके बाद इन्वेंट्री तो बढ़ जाएगी ज्यादा। ऑफ कोर्स वी रिलाइड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, हमने रिलाय किया है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पे भी और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से भी, टू सपोर्ट दीज इनी। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी की है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, लोन भी बड़ा है और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी की है हमने। We relied on short term financing and, अगर थोड़ा सा यहां पे थोड़ी सी मैं एक आगे की बात करूं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करके 3 बिल्डिंग्स खरीदी होंगी और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करके इन्वेंट्री ज्यादा बनाई होगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन से शॉर्ट टर्म चीजें की जाती हैं, लॉन्ग टर्म लोन से लॉन्ग टर्म नेचर की चीजें की जाती हैं। We relied on short-term and long-term financing to support these initiatives, but such risks help us to capture the market share ahead of competitors. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम मार्केट कंपटीटर से आगे निकलेंगे। I encourage each of you to see 2024 as a year of laying bricks. ये साल तो कहता है रेशोज गिर गई हैं, सारी गिर गई हैं रेशोज, जाके देखिएगा हालात कंपनी के बहुत फारक नजर आ रहे हैं। कहते हैं इस वजह से आपको बता दूं, क्योंकि आप लोग रेशोज पहले कैलकुलेट कर रहे थे इसलिए ये लाइन डाली इसने। कहते हैं ये तो साल अभी ब्रिक्स बनाने का है, अभी तो समझ लो हमारे बिजनेस की ये कोई फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ना समझ लीजिएगा, ये अंग्रेजियां मार रहा है, ये ना समझिएगा अच्छा ब्रिक्स कहाँ आ रही हैं, CWIP में आ रही हैं। आई एनकरेज ईच ऑफ यू टू सी 2024 एज अ ईयर ऑफ लेइंग ब्रिक्स। 2024 को इस एंगल से देखो, जैसे अभी हमने ईंटें खड़ी कर दी हैं फॉर अ मच लार्जर हाउस, और फ्यूचर में हमारा घर बहुत बड़ा होगा, यानी बिजनेस बहुत बड़ा होगा। वी मे बी सेक्रीफाइसिंग शॉर्ट टर्म कंफर्ट, शॉर्ट टर्म कंफर्ट तो फारग होगी, ये सारी वर्किंग कैपिटल रेशियोज उड़ गई हैं हमारी। वी मे बी फेसिंग, और बोलेंगे वी मे बी फेसिंग सम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को फेसिंग नहीं, सेक्रीफाइसिंग, शॉर्ट टर्म कंफर्ट हमारी फारग हो रही है, बट वी आर सिक्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, कीपिंग इन विद CEO स्पीच, पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन। What could be the reason, डेज में मेरे से बात कीजिएगा, What could be the reason, इधर डेज पिछले साल कम आ रहे थे, इसमें डेज। What could be the reason that after CEO speech तो हमारे जज्बात बदल गए, सब बदल गया। What could be एक्सटेंडेड पीरियड, लिखें जी। अब नंबर 1 रिसीवेबल टर्नओवर, पार्ट बी अगला सफा। The decrease in receivable turnover ratio, the decrease in receivable turnover ratio, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए
डेट इज डेटर्स आर पेइंग इन डेटर्स आर पेइंग लेट। ये अपने समझने के लिए डेट इज डेटर्स आर पेइंग लेट, वो देखे ना रेड लाइन से कुछ लिखा हुआ है, डेट इज डेटर्स आर पेइंग लेट। ये तो ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिखना है, लॉजिक के लिए, डेट इज डेटर्स आर पेइंग लेट, और ब्रैकेट वाला आप सहन में सोच के जवाब देने। द डिक्रीज इन रिसीवेबल रेशो इज ड्यू टू, और फिक्रा सवाल से उठा लें, इज ड्यू सोशल स्टडीज की, इज ड्यू टू अलाउइंग एक्सटेंडेड टाइम टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, इज ड्यू टू अलाउइंग एक्सटेंडेड टाइम्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम एक्सटेंडेड टाइम दे रहे हैं। ठीक है, उससे को पीआरसी कर ले पहले, जो बाहर ऊंची ऊंची बोल रहा है, फिर कैफ में आए। ओके थोड़ा सा ये लिख सकते हैं इसमें, डेटर वाली साइड तो आपने बात कर ली, थोड़ा सा ये लिख सकते हैं कि डिस्काउंट दे के हमने चीजें बेची हैं तो सेल नॉर्मल हालात से सेल डिस्काउंट दिए ना, हमने डिस्काउंट दिए हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के तो कोई नहीं हमने ऐसा स्टेप लिए, तो सेल प्राइस कम होगी है, सेल प्राइस कम होने से भी ये फिगर कम हो जाती है। ये भी लिखना चाहें तो लिख, क्योंकि दोनों फैक्टर्स की साइड है ना, एक तो डेटर्स को एक्सटेंडेड टाइम दे रहे हो जिसकी वजह से डेटर हमारे बढ़ गए हैं, और दूसरा ये बढ़ने की वजह से ये कम हुई है, और ये भी तो कम हो रही है, सवाल में कहीं लिखा हुआ है, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया, वो कहां लिखा हुआ है? To ensure our products never, we instructed our production team to maintain higher वॉल्यूम कहां बढ़े सेल्स का? नहीं कहां लिखा हुआ है ये? सेकंड इस पैरा में, नीचे वाले में कहां लिखा हुआ है? Extended more flexible payment terms to our top distributor, enabling them to carry हमारी इन्वेंटरी ज्यादा, enabling them to carry larger volumes। हमारी तो सेल होगी, डेटा जो में कैरी लार्जर वॉल्यूम्स लिखा हुआ है ना, कैरी लार्जर वॉल्यूम्स का मतलब ये तो नहीं कि वो आगे लार्ज बेच भी सकते हैं, उधर से इन्वेंट्री टाइम भी तो कम हो गया हुआ है, उधर से देखो इन्वेंट्री टाइम भी तो कम हो गया है। जब इन्वेंट्री टाइम कम हो गया है तो वो लार्जर वॉल्यूम्स बेच सके हैं या लार्जर वॉल्यूम्स स्टॉक में पड़े हुए हैं? जरा देखें लार्जर वॉल्यूम्स कहाँ हैं। लार्जर वॉल्यूम्स, पहले हमारी शेल्फ कितनी दफा खाली होती थी, अब कितनी दफा खाली होती है? 3 दफा। उल्टे तरीके से डेज से निकाला था, तो वो जो लार्जर वॉल्यूम उनके पास रखवाए हैं या लार्जर वॉल्यूम बिके हैं, कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है? तो मेरे ख्याल से फिर सेल वाली लाइन भी डाल के आ सकते हैं आप, डाल दें, कोई मसला नहीं इसमें, क्योंकि हल्का फुल्का चलता है। लिखें जी, फर्दर सेल फिगर इज ऑल्सो रिड्यूस्ड ड्यू टू ऑफरिंग डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स किधर हैं अब? दिए में ऊपर। फर्दर सेल फिगर्स इज ऑल्सो reduced due to offering discounts। अच्छा देखें, ये फिगर बढ़ने से ये कम होगा और ये कम होने से ये कम हो जाएगा। चलें आगे, अगली रेशो क्या है? पहले 6 दफा शेल्फ खाली होती थी, अब सिर्फ 3 दफा शेल्फ खाली हो रही है। ये खुशी की बात है या गम की बात है? डेज अगर किसी ने निकाले हुए तो वो बता दें। 110 पहले इन्वेंट्री 110 पहले 60 दिनों में इन्वेंट्री खरीदने के बाद बिक जाती थी, अब पड़ी रहती है क्योंकि लार्जर वॉल्यूम्स हमने रखवा दी हैं। अब कितने दिनों बाद? 110। इन्वेंट्री जब आप दुकान पे लाके ज्यादा रखेंगे ना, तो याद रखिएगा नेचुरली क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेचुरली इन्वेंट्री की फिगर बढ़ जाएगी।
सेल तो जरूरी नहीं उतनी हो हमारी। जब इन्वेंट्री की फिगर बढ़ जाएगी तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इसके ऊपर। आप बता दें इन्वेंट्री टर्नओवर क्यों कम हो रहा है? वी हैव इंस्ट्रक्टेड आवर प्रोडक्शन टीम टू मेंटेन हायर इन्वेंट्रीज। लिखें, इन्वेंट्री टाइम्स इज डिक्रीजिंग, इन्वेंट्री टाइम्स इज डिक्रीजिंग। लेकिन अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिखें, समझने के लिए ब्रैकेट में लिखें, that is inventory days are increasing, that is inventory days are increasing. So नहीं रीजन आगे बतानी है ना। ड्यू इज ड्यू टू मेंटेन हाई स्टॉक्स, इज ड्यू टू मेंटेनिंग हाई स्टॉक्स, ड्यू टू आगे फिर पता नहीं क्यों है। ओके, अगली कौन सी रेशियो है? असल में देखना पता क्या होता है कि इसके न्यूमरेटर में क्या, डिनोमिनेटर में क्या है, और उसके बारे में सवाल में क्या लिखा हुआ है। इस एंगल से आप देखें, यहां से आके देखें, इधर जीपी है और सेल्स है, इधर सवाल में क्या है, जीपी है और जीपी परसेंटेज आपकी क्या होगी है, कम। अब मुझे बताएं, मैंने आपको कहा था कि जीपी परसेंटेज कम होने की दो वजूहात होती हैं, डीपी परसेंटेज कम होने की दो वजूहात होती हैं। वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डिस्काउंट ना देना शुरू करें या लेना ना शुरू करें, आप मुझे बताएं कोई बल्क क्वांटिटी पे हम डिस्काउंट ले रहे हैं या हम परचेज करते हुए बल्क क्वांटिटी पे डिस्काउंट ले रहे हैं या सेल करते हुए डिस्काउंट दे रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों को? तो डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देने से जीपी रेशो में क्या पड़ा हुआ है, जीपी पड़ा हुआ है और सेल। इसकी वजह से सेल, जब सेल कम होगी और कॉस्ट वहीं रहेगी, क्योंकि सवाल में नहीं लिखा हुआ बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट हमें मिल रहे हैं, सेल वहीं रहेगी और कॉस्ट सॉरी सेल कम हो जाएगी और कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट तो इसकी वजह से क्या होगा, जीपी रेशो, जल्दी बताए ना, कम हो रही है। कितने से कितने पे जा रही है? दोबारा तसल्ली से सोचें, एक मिनट। सेल डिस्काउंट दे रही है ना, डिस्काउंट देने से सेल प्राइस कम। एक मिनट, ओवरऑल कुछ नहीं सेम रहेगा। जब सेल प्राइस कम होगी, नेचुरली सोचें, एक मिसाल, ये 30 और 25 की एक आसान सी मिसाल लेता हूं। 100 रुपए की चीज खरीदी थी, सॉरी 70 रुपए की चीज खरीदी थी, 100 रुपए की बेच दी, कितना जीपी आया? अब वही 70 की चीज खरीदी है, वही 70 की चीज खरीदी है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो 70 वाली 95 की बिक रही है। तो अब जब 70 वाली 95 की बिक रही है तो जीपी हमारा कितने परसेंट आ गया? आप बताएं जीपी कम होने की वजह? डिस्काउंट देना जी। एक एक्सपेंसेस कैसे आएंगे? एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ सेल वाले हैं। एक्सपेंस अच्छा मोहतरम इधर देखें, सारे इधर देखें। जीपी एक बिजनेस है, उसने 10 यूनिट खरीदे 100 रुपए के, चलो 10 यूनिट खरीदे 70 रुपए के, बोले 700। अच्छा, उसने यही 10 यूनिट्स बेच दिए 80 रुपए के, बोले 800। जी, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी इज 100 रुपीज, जीपी इज 100 रुपीज, जीपी डिवाइड बाय सेल 12.5%. I have decided to sell few of the things through online platforms. That's why I decided to give some discount on sales. So assume I sold all the things through online platform. 10 units I have sold for 78. Done? So 10 into 78, 780. But there is nothing mentioned in question
दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ बल्क क्वांटिटीज, या ऐसा कुछ हुआ है, या 3 नए स्टोर आ गए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ सवाल में। नेस्ले वालों से हम चीजें खरीद रहे हैं, वो फिक्स प्राइस पे कॉस्ट दे रहे हैं, हम अपनी दुकान पे सस्ती बेच रहे हैं। जी बोलें। 10 इंटू 70 700, 80, 80 डिवाइडेड बाय 780, 10.3%, 10.3%। आप बताएं, सेल प्राइस कम करने से, डिस्काउंट देने से अगर कॉस्ट ऑफ सेल पे फर्क ना पड़े, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ परचेज पे फर्क ना पड़े, तो सेल प्राइस कम होने से जीपी परसेंटेज क्या हो जाती है? अगर कॉस्ट वहीं रहे, अगर कॉस्ट वहीं रहे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब आप पूछें। क्लियर? तो लिखें, आपके सवाल का फिर मैं जवाब देता हूं। लिखें, द जीपी परसेंटेज इज डिक्रीजिंग। कॉस्ट के बारे में कुछ बताया हुआ है? नहीं, कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। द जीपी परसेंटेज इज डिक्रीजिंग बिकॉज देयर इज अ reduction in sale price by offering discounts. There is a sale price reduction by offering discounts in online platform. चलें आगे, आगे पढ़ें जी। क्या लिखा हुआ? नेट प्रॉफिट रेशो। जरा नजर मारें, हमने कुछ दो चीजें हाईलाइट की हैं। नेट प्रॉफिट, ये लाइनें जरा हमने लगाई हुई थी, बताएं जी। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ज्यादा हुई है नए स्टार्टअप्स की वजह से, और डिस्काउंट भी दिया है। और प्रॉफिट कौन सा है? ओ, नेट प्रॉफिट। लॉन्ग और शॉर्ट टर्म लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया होगा। लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के ऊपर क्या दिया होगा? इंटरेस्ट भी दिया होगा। दैट्स वाई हमारी नेट प्रॉफिट रेशो कितनी वजह से कम हुई? पिछले साल सेल कम नहीं की थी, पिछले साल एडवर्टाइजमेंट नहीं की थी, पिछले साल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन नहीं था, पिछले साल डिविडेंड दे रहे थे, लेकिन इस साल अब लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। लिखें, द डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो नहीं खत्म हुई अभी तक। अच्छा, जीपी देखिए, जीपी का कम होना इधर भी तो कवर हो गया ना, फिर ये लाइन ना लिखिएगा, फिर जीपी का कम होना रीजन लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं, वो जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह लिख देते हैं, वेल डन। फिर सेल वाली बात नहीं लिखते। द डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशो इज ड्यू टू डिक्रीज इन जीपी रेशो, is due to decrease in GP ratio and, सवाल से उठाए ना इंग्लिश, एंड किधर है वो? स्टार्टअप्स का लफ्ज, सेटअप्स का लफ्ज। एंड ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग ऑन, एंड ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग ऑन प्रोमोशंस, एडवर्टाइजमेंट, ड्यू टू सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग ऑन प्रोमोशंस एंड, बोले, and increase in finance cost due to, and increase in finance cost due to long term and short term। हाँ, फिक्स एसेट की डिप्रेशन भी कर सकते हो कि फिक्स एसेट नहीं है तो उनकी डिप्रेशन आ गई है। ठीक है, कर सकते हैं, वेल डन। फाइनेंस कॉस्ट लिख दो। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं,
पहले अच्छा चलिए अगली देख लें एक दफा, इंटरेस्ट कवर। इंटरेस्ट कवर में तो सिंपल बात है, पहले 12 रुपए थे 1 रुपए इंटरेस्ट देने के लिए, अब 7 रुपए हैं 1 रुपए इंटरेस्ट देने के लिए। वैसे इसकी क्या होता है, पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस तो पीबीआईटी भी तो कम हुआ है कई वजह से, और इंटरेस्ट भी बड़ा है, तो दोनों ने ही रोल प्ले किया है। पीबीआईटी के बढ़ने से, बोले पीबीआईटी के बढ़ने से, पीबीआईटी बड़ा और कम हो गया, मतलब पीबीआईटी कम हुआ है, पीबीआईटी के कम होने से भी वो कम होगी, और नीचे वाली फिगर बढ़ने से भी वो कम होगी। तो लिखें, मेन बात तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की लिखिएगा। वैसे पहले वो लिखें, द डिक्रीज इन इंटरेस्ट कवर। ये नहीं बताना कि डिक्रीज अच्छा है या बुरा है, वो मैंने पहले आपको बताया है। अच्छा बुरा बताना है या उसकी स्पीच की लाइट में वजह बतानी है, वजह बतानी है, अच्छा बुरा ना बताने बैठ जाइएगा। एंड नाउ दैट आई थिंक 2024 इज नॉट अ गुड ईयर फॉर, इस तरह के कमेंट कब करते, जब वो स्पीच नीचे ना देता और कहता बताओ कौन सा साल अच्छा है किस एतबार से और कौन सा साल बुरा है, फिर करते इस तरह के कमेंट। बिल्कुल स्टोरी डिफरेंट हो जाती है सवाल की रिक्वायरमेंट से जी, वो सिर्फ इंपैक्ट पूछ रहे। अच्छा जी बताएं, डिक्रीज इन इंटरेस्ट कवर इज ड्यू टू इंक्रीज इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये देखें ना, हमने एरो इधर बनाया हुआ है गियरिंग के ऊपर। इज ड्यू टू इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू रीजंस डिस्कस्ड अबव। खैर है, एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू रीजंस ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव। ओके आगे चलें जी। करंट रेशो, क्यों ऐसा, बिल्डिंग करंट रेशो करंट एसेट्स क्यों ज्यादा हो गए हैं? पिछले साल 1.32 करंट एसेट थे 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, इस साल 1.9 की करंट एसेट्स हैं 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए। भाई दो बातें तो उसने सीधी सीधी बताई हैं कि मेरे डेटर भी बढ़ गए हैं, और जब डेटर और इन्वेंट्री बढ़ेंगे तो करंट एसेट, अच्छा इस क्वेश्चन में आता क्या, करंट एसेट्स ओवर करंट, तो करंट एसेट किस वजह से बढ़े हैं, दो वजह से, बिला वजह बढ़ा दी है आपने, ठीक है। दो करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हुई हैं शॉर्ट टर्म लोन की वजह से, बट हम लिख के आ सकते हैं, बट माइट भी उस लेवल तक इंक्रीज ना हुई जिस वजह से वो बढ़ा है। मेरे ख्याल से ये लिख के आना है कि डेटर और इन्वेंट्री बढ़ गया है। डेटर इस वजह से बढ़ा है कि उनको पीरियड ज्यादा एक्सटेंड किया है, इन्वेंट्री इस वजह से पड़ी है कि एहतियातन ज्यादा बना ली है ताकि आउट ऑफ स्टॉक ना हो। लेकिन दूसरी तरफ इसको फाइनेंस करने के लिए, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा नहीं था कि वो करंट एसेट्स पे इतना बड़ा हिट मारता। पता नहीं भाई कि अपने ये तीनों साइडें डिस्कस की नहीं है या नहीं, मेरे ख्याल से तो ये इस तरह डिस्कस करें तो ज्यादा। कौन सी थी ये, करंट रेशो, कौन सा है सवाल, क्वेश्चन 16, दोनों साइडें डिस्कस होनी चाहिए। इंक्रीज इन डेटर बैलेंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल क्रेडिट टर्म्स, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ड्यू टू मेंटेनिंग हायर इन्वेंट्री, द इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल वाज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, तो यहां नहीं लिखना चाहिए था, इधर रेलिवेंट नहीं था ना। द इंक्रीज वाज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म लोन्स, सो द इंक्रीज इन करंट एसेट आउटवेज इट्स, वो जो मैं बात कर रहा था कि कैंसल आपस में करें तो ज्यादा इफेक्ट उधर पड़ जाता है, तो इसने ये बात की है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, एक तरफ करंट एसेट तो बड़े, डेटर इन्वेंट्री, लेकिन उनको लेने के लिए शॉर्ट टर्म लोन भी बढ़ा, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी ये रेशो क्यों ज्यादा आ गई होगी, उधर से लोन ले रहे हैं इधर से इन्वेंट्री डेटर, क्योंकि शायद लोन थोड़ा होगा और बाकी अपने पैसों से लिया होगा, बाकी इन्वेंट्री और डेटर ज्यादा बढ़ गए होंगे। तो ये यहीं से लिख दीजिएगा, इंक्रीज इन डेटर्स बड़े हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुई है, और डिक्रीज और इंक्रीज इन लोन हुई है। सो द इंक्रीज इन करंट एसेट आउटवेज इट्स, because increase in current assets is probably more than increase in current liabilities due to, लेकिन वो इंक्रीज हम अमाउंट्स में देख नहीं सकते क्योंकि पिछले साल का डेटा नहीं दिया हुआ। ओके, गियरिंग रेशो में तो आसान सी बात है, चलो अभी सवाल कराना ही मुका छड़े हैं। गियरिंग रेशो, इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म लोन्स ओवर
टाइम, इस वजह से गेयरिंग रेशो क्या हो गई है, बढ़ गई है। आगे चलें, रिटर्न ऑन एसेट, सबर सोचें जी, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला बताएं, पीवीआईटी ओवर टोटल एसेट्स। ये रेशो कम हो गई है, कम हुई है ना पिछले साल की निस्बत, कम होने की वजह बताएं। एक तो एसेट बढ़ गए हैं, फिर इतनी जल्दी उन्होंने अभी प्रॉफिट देना, वैसे एसेट बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी अभी उन्होंने प्रॉफिट देना शुरू नहीं किया होगा। और वैसे अगर प्रॉफिट उन्होंने दे भी दिया है तो हमारी एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है इस साल, और पीबीआईटी है ना, तो इंटरेस्ट तो नहीं इसमें लिख के आएंगे, तो डेप्रिसिएशन बड़ी होगी। अच्छा ठीक है, भाई कह रहे हैं कि एसेट आने से डेप्रिसिएशन बड़ी होगी, बिल्कुल 100% सही बात है। पहली बात है, एसेट्स ओवरऑल इतने ज्यादा बढ़ गए होंगे एकदम, क्योंकि एसेट तो नए हैं, अभी ज्यादा डेप्रिशिएट भी, एसेट्स की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर एसेट्स जो है, अगर यही रेशो आप 4 साल बाद निकालेंगे तो एसेट की एज क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी, एज कम होने से बुक वैल्यू कम हो चुकी होगी, तो एसेट की एज का भी वैसे इंपैक्ट होता है। अभी एसेट नए नए हैं, 3 बिल्डिंग्स खरीदी हैं, एसेट बढ़ने से ये वाली रेशो कम हुई, एक ये वजह बनी। और दूसरा भाई कह रहे हैं प्रॉफिट्स कम हुए क्योंकि एसेट्स पर डेप्रीसिएशन आ गई होगी और एडवर्टाइजमेंट भी ज्यादा होगी, हल्का फुल्का सेल भी कम हुई है। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्टोर्स हैज इंक्रीज द एसेट बेस। लोअर प्रॉफिट्स फॉर द रीजंस डिस्कस्ड अबव, पेपर में लिख के आ सकते हैं। लोअर प्रॉफिट्स की तो 2-3 रीजंस हैं, तो लोअर प्रॉफिट्स आए हैं जिसकी वजह से ये हुआ। डन। अच्छा, अब पार्ट बी बनाने से पहले अब बात सुन लें, हम अभी शुरू करते हैं 45 पे 2-3 मिनट बाद, और 2:15 आपको फ्री कर देंगे आधे घंटे की नमाज की ब्रेक लेके। सवाल सिर्फ पढ़ लें आप लोग, इसमें एक सवाल आपको होमवर्क में आज देंगे इसका। इसमें ये बता दें कि एक सवाल मैं आपको आपकी अटेम्प्ट वाला देना चाह रहा हूं जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस था, आपकी अटेम्प्ट वाला ही वही देना चाह रहा हूं होमवर्क में। पेज 490 के ऊपर, पेज 490 के ऊपर कल हमने किया था वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है, दैट वाज ऑन पेज 490। हॉरिजॉन्टल होते हैं ऐसे और वर्टिकल ऐसे होता है। हॉरिजॉन्टल में हमारे साल को कंपेयर करते हैं पिछले साल से, हमारे साल को कंपेयर करते हैं पिछले साल से, और वर्टिकल में एक P&L बनता है परसेंटेज बेस पे। वर्टिकल होते हैं P&L को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। अभी दिखाता हूं कैसे। ये कंपैरिजन बता रहे हैं कि सेल कितना बड़ी, इसका तरीका बताया था 4315 और 3760 का डिफरेंस लेना था, और जवाब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है, तो जो फिगर आनी थी डिवाइडेड बाय 3760। डन। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, इसका ना आपको मैं एक सवाल दोनों का होमवर्क में भेजूंगा, इसका एक सवाल एक होमवर्क में भेजेंगे ताकि ये प्लस माइनस भी आपके सेट हो जाएं, और ये इस तरह देखने से सवाल नहीं होते, करने से सवाल होते हैं। प्लस माइनस भी आपके सेट हो जाएं, और भी कोई अगर मसले मसाइल हैं तो उसमें डाल देंगे। एक ही सवाल दे देंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी मांग लेंगे और उसमें वर्टिकल एनालिसिस भी मांग लेंगे। लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए हमें कितने सालों का डाटा देना पड़ेगा, 2 सालों का, और वर्टिकल में भी अगर 2 सालों का डाटा देना हो तो फिर 2 सालों का वो फिगर्स होंगी। तो उसमें फिर हम रिक्वायरमेंट को इस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा किस साल का हॉरिजॉन्टल करना है, किसका वर्टिकल करना है, तो उसमें रिक्वायरमेंट जरा तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। ये सवाल हमारी तरफ से एक हो गया, अब जिम्मेदारी हमारे ऊपर, आपका राइट हो गया, हमारी ऑब्लिगेशन होगी, कॉन्टिंजेंट ही है दोनों की नजर में। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट विल हैपन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या करना है, पिछले साल को बेस बनाना है, और अगर इंक्रीज हो रही है फिगर तो प्लस साइन यूज करना है, चाहे खर्चे हैं, इधर नेगेटिव नहीं लगाने होते। ये आपने होमवर्क में असल में अपने देखना है कि इधर नेगेटिव ना लगाने बैठ जाइएगा। और दूसरा काम क्या करना है, अगर नेगेटिव अगर कम हो रही है, कोई भी फिगर कम हो रही है, जैसे ये 15 से 13 हो रही है, तो इधर फिर जवाब किस में देना है, नेगेटिव। लेकिन इन प्लस माइनस को जमा नहीं करना,
ये मैंने बताया था गलती नहीं करनी, इनको एज इट इज छोड़ देना, इसकी प्रैक्टिस फिर आप होमवर्क में करेंगे। ये कौन सा एनालिसिस हो गया? हॉरिजॉन्टल। बैलेंस शीट में भी इसी तरह करना है, एक एक फिगर को कंपेयर करना है, एक एक फिगर को। अच्छा, अब आप होमवर्क में क्या बनाएंगे? सिर्फ एनालिसिस करेंगे या दोबारा बैलेंस शीट P&L भी बनाएंगे? अच्छा, सिर्फ एनालिसिस कर दीजिएगा, यानी आपका होमवर्क सॉर्ट ऑफ इस तरह होगा जिसमें सिर्फ ये वाली लाइन होगी, ये दोनों नहीं होंगी। ठीक है, पेपर में भी मेरे ख्याल से इसी तरह एक्सपेक्टेड है। 2-3 फिगर्स ब्रैकेट में निकाल के दिखा दीजिएगा एग्जामिनर को, ये फिगर्स किस तरह निकाल रहे हैं, बल्कि सारी ही शायद निकाल के दिखा दीजिएगा। और जो वर्टिकल एनालिसिस है वो कैसे होगा? वो तो देखिए ना, 100 रुपया सेल, 70 रुपए कॉस्ट ऑफ सेल, 18 रुपए खर्चे करते 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 3.8 रुपए बचे। तो मैंने 166 को भी इससे डिवाइड किया, 35 को भी इससे डिवाइड किया, इसको वर्टिकल जाना कहते हैं, इसको भी इससे डिवाइड किया, और करते 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 पूरा बन गया। यानी एक एक फिगर को, लेकिन पहले इसको एज्यूम करना पड़ेगा मुझे 100, और इधर बैलेंस शीट का फुट उठाना है। इधर बैलेंस शीट का फुट से मुराद टोटल एसेट्स उठा लें या टोटल इक्विटी उठा लें, एक ही बात है। 865 डिवाइडेड बाय 1441 इज इक्वल टू 60%। 124 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 989 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 68.6। बल्कि जूम मीटिंग भी है, शायद हम आपको लेट भेजें सवाल। ओके, डन, ठीक है। सवाल तो आसान सा होगा। मैं आपको ये बताने लगा था कि इसका सवाल आपको होमवर्क में देंगे, वो निकालें आप 47, फाइल नंबर 47, 48। ईपीएस की वैसे थ्योरी नहीं पढ़ानी चाहिए थी, अब मुझे पढ़ा दी, चलें ठीक है, एमसीक्यू आते हैं, अब क्या करें, आइए। 47, ये 2 मिनट में पढ़ें, फिर जाएं, जिसने घर जाके लेने घर जाके ले ले। कंपनी पेज 598, Company A enters into a lease agreement with lessor the machine with the following terms: 5 years with an option to extend lease for 3 years at a favorable rate. At commencement date, company A is reasonably certain to exercise the option due to favorable economic. Asset is leased on जकम अप्रैल 20। लो जी, मंथ का भी मसला होगा। 20,000 हर साल पे होना है मेन लीज टर्म में, और अगले 3 साल में 5,000 पे होना है। तेरी खैर 18,000 अपफ्रंट पेमेंट है, इसको बारों बार आरओयू की कॉस्ट में भी लेके जाएंगे। एक इंसेंटिव दिया है टू इनकरेज ऑन साइनिंग द लीज। ठीक है जी, इसको भी डिस्कस करेंगे आज, ये इससे पहले सवालों में हमने नहीं डाला था। कंपनी ए ने फॉलोइंग कॉस्ट की हैं, इसमें से देखना पड़ेगा कौन सी आईडीसी में जानी है, कौन सी नहीं जानी, ये भी आज रिवीजन होगी। ये कभी आईकैप ने इस तरह टेस्ट नहीं किया। आईडीसी में कुछ चीजें जाती हैं और कुछ चीजें नहीं जाती। इन एडिशन टू फिक्स पेमेंट एक वेरिएबल लीज पेमेंट भी है, ये भी रिवाइज हो जाएगी। जीआरवीज दोनों के एंगल से आपको दे दी हैं और एक अच्छी डिस्कशन हो जाएगी। और रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड लेसर ने एस्टीमेट की है ये, और लेसी ने एस्टीमेट की है ये, और इम्प्लिसिट रेट है 11%। और बैलेंस शीट डेट बड़ी बोंगी सी मांगी है 31 मई 2021, ताकि हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाना भी आ जाए और लेसर की किताबों में बैलेंस शीट में क्या जाएगा। ठीक है जी, कार्ड चेंज कर लो, 2-3 मिनट में शुरू करते हैं।